नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं घनश्याम शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे एडिशन की और दिनांक 26 और 27 जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों के संपूर्ण पीडीएफ कंपाइलेशन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं आरएस जंक्शन एप्लीकेशन, जहां पर गुलदस्ता वार्षिकांक के नाम से ये अवेलेबल है 2020 के लिए। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है और स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका बेस्ड, उसने जो है हाल ही में अपने फाल्कन 9 नामक एक रॉकेट से कुल 143 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया और इसी के साथ उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। एक ही बार में सबसे ज़्यादा संख्या में जो उपग्रह हैं उनको अंतरिक्ष में भेजने का। तो दोस्तों, 104 उपग्रह के साथ में ये रिकॉर्ड पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके नाम था, लेकिन अब ये स्पेस एक्स के नाम हो गया है। तो एलन मस्क की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही रात में एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित किए। फरवरी 2017 में जो हमारा इसरो है उसने 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे और उस रिकॉर्ड को अभी इसने तोड़ दिया है। स्पेस एक्स के द फाल्कन 9 नामक जो रॉकेट है उसने द कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से ये लॉन्च किया। इनमें व्यावसायिक और सरकारी क्यूबसैट, माइक्रोसैट और 10 स्टार लिंक उपग्रह हैं। इन उपग्रहों के प्रक्षेपण से स्पेस एक्स ने 2021 तक समूचे विश्व में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी तय किया है, जिसे पूरा करने के लिए वो लगातार काम कर रहा है। दोस्तों, स्टार लिंक प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि स्टार लिंक प्रोजेक्ट है क्या। पहले भी हम बात कर चुके हैं। स्पेस एक्स जो कंपनी है उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, एक महत्वाकांक्षी स्पेस इंटरनेट, मतलब अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में स्टारलिंक काम कर रहा है। तो आप जानते हैं कि सामान्यतः जो परंपरागत तरीके हैं इंटरनेट को प्रोवाइड करवाने के, उनमें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का प्रयोग किया जाता है या वायरलेस इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये कंपनी चाहती है कि लोगों को निर्बाध रूप से इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए स्पेस इंटरनेट का प्रयोग किया जाए। आज भी इसका प्रयोग जो है सरकार और सैन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है। जब आपके अन्य सभी संसाधन किसी तरह से नष्ट हो जाते हैं या फिर वो उपयोग करने लायक नहीं होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इनका प्रयोग होता है। जैसे कि सैटेलाइट फ़ोन्स का जो प्रयोग किया जाता है, ये भी उसी में सम्मिलित है। इसके माध्यम से कंपनी 2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्पेस इंटरनेट की सुविधा देना प्रारंभ कर चुकी है। वर्ष 2021 तक इसका लक्ष्य पूरी पृथ्वी पर कम कीमत में नॉन स्टॉप स्पेस इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। एक तरह से ये स्पेस की जो लड़ाई है या फिर वहाँ जो कब्जा करने का तरीका है उस पर भी आधारित है। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि यहाँ एक ही एजेंसी के हाथ में पूरे विश्व का इंटरनेट धीरे धीरे आ जाता है। इस परियोजना के पहले चरण में 12,000 सैटेलाइट को निम्न भू कक्षा अर्थात लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में 30,000 सैटेलाइट भी इसी कक्षा में स्थापित की जाएगी और समूचे विश्व में इनकी कनेक्टिविटी के बाद इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में एक लॉन्च किया गया नॉट मैनी बट वन नामक एक संग्रह का, और ये अंग्रेजी अनुवाद है नारायण गुरु की कविताओं का। प्रसिद्ध समाज सुधारक नारायण गुरु, जो कि दक्षिण जो भारत है उससे संबंधित है, तो उनके जो है संग्रहों का अनुवाद यहाँ पर किया गया है। किसके द्वारा? प्रोफेसर GK शशिधरन द्वारा, और इसे लॉन्च किया उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने। नारायण गुरु की उदात्त कविताओं को जो है अलग अलग भाषाओं, संस्कृत, तमिल और हिंदी से जो है ट्रांसलेट करके और यहाँ पर लाया गया। नारायण गुरु भारत में एक दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक, तीनों के रूप में उन्होंने काम किया। वे एझावा जाति से जुड़े थे और ये निम्न जाति में सम्मिलित थे, लेकिन इन्होंने लोगों में समाज सुधार के लिए अपने काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए केरल में इस सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिनके लिए उन्हें आज भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया हाल ही में अंडमान एवं निकोबार कमान जो है उसके तहत, और इसका नाम है अभ्यास कवच। तो अभ्यास कवच का संचालन इन तीनों ही सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के द्वारा किया गया। दरअसल अंडमान एवं निकोबार कमान जो है संयुक्त बल कमान है, मतलब इसमें आपके नौसेना भी है, वायुसेना भी है और जल सेना भी, जो थल सेना है, वो तीनों जो है इसमें मिल करके और एक साथ काम करती है। तो दरअसल 2 अभ्यास हमारे यहाँ पर हुए हैं।
एमफेक्स 2021, एमफेक्स 2021 नाम का एक अभ्यास है, ठीक है, उसी के अधीन अभ्यास कवच भी हुआ है। तो संयुक्त बल कमान जो है, अंडमान निकोबार कमान को संयुक्त बल कमान भी कहा जाता है और इसी के अधीन अभ्यास कवच हुआ। अभ्यास में समुद्री निगरानी संसाधनों के इस्तेमाल में तालमेल कायम करना, वायु और समुद्री हमले जो होते हैं, वायु रक्षा, पनडुब्बी एवं लैंडिंग ऑपरेशन और ऐसे तमाम तरह के प्रयोगों को सम्मिलित किया गया। उद्देश्य यही है कि अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में जो हमारी समुद्री सीमा है, वहाँ बहुक्षेत्रीय उच्च मारक क्षमता और रक्षात्मक प्रणाली को लागू करना। तीनों सेनाओं ने इस अभ्यास को संचालित किया और एक मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने का प्रयास भी किया। दोस्तों, दिनांक 21 जनवरी से 25 जनवरी तक मैंने बताया एम्फी मैक्स द्वारा जो है एक अभ्यास आयोजित किया गया और उसी के हिस्से के रूप में ये अभ्यास कवच आयोजित किया गया है। इससे पहले भी नवंबर 2020 में ही अंडमान और निकोबार कमान ने टेरेसा द्वीप स्थित बुल स्ट्राइक नामक 3 दिवसीय संयुक्त सेवा अभ्यास कोड का आयोजन किया गया था। हालांकि ये जो अभ्यास कोड था, ये केवल जो इन तीनों के विशेष सेवा घटक हैं, पैराशूट ब्रिगेड, माकोस और अलग तरह के जो हमारे कमांडोज हैं, उनकी जो है यहाँ पर भागीदारी देखी गई थी। लेकिन अभी जो किया गया है वो सामान्य सेवाओं के लिए भी किया गया है। सामान्य जो हमारे जनरलाइज्ड जो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी है, उनका जो है ये अभ्यास रहा है। तो एम्फीमैक्स के ही हिस्से के रूप में है अभ्यास कवच और बुल स्ट्राइक आयोजित किया गया था नवंबर 2020 में, जिसमें स्पेशल फोर्सेस ने पार्ट लिया था। चलिए, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित 2021 के माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों, निखिल श्रीवास्तव भारत से, एडम मार्कस और डेनियल एलन, इन तीनों को ही जो है मिलकर के एक साथ माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार दिए गए हैं। तो गणित के क्षेत्र में ये दिया जाता है। भारत के युवा गणितज्ञ हैं निखिल श्रीवास्तव, उनको यहाँ पर ये पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया। इन्होंने कैडिसन सिंगर समस्या और रामानुजन ग्राफ पर लंबे समय से अनुत्तरित प्रश्नों को हल किया है और उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के निखिल श्रीवास्तव के अलावा स्विट्जरलैंड के एडम मार्कस और अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के डेनियल एलन स्पिलमैन को इसके लिए चुना गया। आपको निखिल श्रीवास्तव का नाम याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार कब शुरुआत हुई और कैसे हुई? पुरस्कार दिया जाता है कॉम्बिनेटोरियल और डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन अथवा कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित विषयों जैसे एल्गोरिदम, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, इन क्षेत्रों में कोई भी जो आप नवाचार इनोवेशन करते हो, कुछ नया ज्ञान लाते हो सामने, तो उसके लिए दिया जाता है। पुरस्कार के तहत 1 पदक और 1 लाख अमेरिकी डॉलर और ये सब दिया जाता है। पुरस्कार शुरू हुआ 2017 में और लगातार इसे प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में जनवरी 2021 में डीआरडीओ ने एक और मिसाइल के न्यू जनरेशन वर्जन का सफल परीक्षण किया और उसका नाम है आकाश। आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो कि मध्यम दूरी की है और इस मिसाइल का परीक्षण हुआ ओडिशा के तट से एकीकृत इंटीग्रेटेड जो हमारी टेस्ट रेंज है आईटीआर से, वहाँ से किया गया। उद्देश्य क्या है? चूँकि सतह से हवा में मार करती है तो सतह से हवा में तभी मार की जाएगी तब बाहर से कोई अटैक हो। तो बाहर से आने वाले जो हमला करने वाले हमारे खतरे हैं उनको रोकने का काम ये करती है। न केवल मिसाइल का बल्कि इसके साथ साथ एक मल्टी फंक्शन रडार का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल की दूरी 50 से 60 किलोमीटर है और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक की विमान को निशाना बना सकती है। इसमें फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ अन्य हवाई लक्ष्यों को भी असर करने की क्षमता है। अर्थात बाहर से होने वाले जितने भी हमारे, ये तो एयर डिफेंस हम इसे कह सकते हैं, एयर डिफेंस के अंतर्गत आकाश मिसाइल को हम रख सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है 2020 से लेकर 2024 की अवधि के लिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम भू मैपिंग का होता है। मेनली आपके जितने भी प्रकार के भूगर्भीय खनिज जितने भी हैं उनके जो है सर्वेक्षण का ये काम करता है। हमारे जंगलों के सर्वेक्षण का काम करता है और हमारा जो टेरेन है पृथ्वी में, धरती के ऊपर, उसको सभी को ये मानचित्रण करने का काम भी इसका होता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खनिज की खोज से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें तेजी लाने के लिए कुछ सर्वेक्षणों को 2024 तक पूरा करने के लिए योजना शुरू की है। नाम है नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम।
इसमें नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग, नेशनल जियोफिजिकल मैपिंं और नेशनल एरो जियोफिजिकल मैपिंग जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। इनमें डिटेल में हमें नहीं जाना है। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जमीन में गहरे बैठे खनिजों को लक्ष्य करने के उद्देश्य से मैग्नेटोटेल्यूरिक सर्वे और डीप सिस्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे जैसी तकनीकों को भी अपनाने जा रहा है। तो इनके माध्यम से यह पता करेगा कि हमारी इस भूमि पर कितने दुर्लभ खनिज कितनी गहराई पर उपलब्ध है और क्या उनको सही तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है जिसका लाभ हमें आने वाले समय में मिल सके। तो ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 2020 से 2024 का नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम। तो ये इस पर काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। देखिए दोस्तों, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा की है और निश्चित रूप से ये टॉपिक्स आपकी काफ़ी मदद करेंगे आपकी तैयारी में। उम्मीद करते हैं आप इन्हें पसंद करेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और इसके साथ साथ आप ज़रूर विजिट करें हमारी एप्लीकेशन को जिसका नाम आर्यस जंक्शन, और वहाँ पर आप ACF के लिए और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेहतरीन मटेरियल ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।